नमस्कार, मैं नीता अनामिका शब्दाक्षर के इस केंद्रीय पटल पर आप सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे समक्ष आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक, रेल मंत्रालय, राजभाषा विभाग के पूर्व निदेशक, गोल्ड मेडलिस्ट, पूर्व रेलवे, मेट्रो रेलवे एवं रेलवे बोर्ड के उप महाप्रबंधक और रचनाकार आलोचना जो करते हैं समीक्षाओं की, डॉक्टर वरुण कुमार जी का स्वागत है। डॉक्टर वरुण कुमार जी हमारे इस शब्दाक्षर के केंद्रीय मंच पर। डॉक्टर वरुण कुमार जी से वार्तालाप साक्षात्कार शुरू करने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी आप सभी को। डॉक्टर वरुण कुमार बिहार मुंगेर शहर के निवासी हैं। वर्तमान में यह दिल्ली में रह रहे हैं। इन्होंने प्रसिद्ध कथाकार निर्मल वर्मा पर शोध कर डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित हुए हैं। इनकी रचनाएं एवं आलोचनाएं देश के सुप्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं जैसे हंस, जनसत्ता, वागर्त, ज्ञानोदय, साहित्य अमृत में निरंतर प्रकाशित होती रहती है। डॉक्टर वरुण इंडियन बैंक के प्रबंधक भी रह चुके हैं। जैक लंडन की कहानियों का इन्होंने अनुवाद भी किया है। फिलहाल में ये सोमाली मूल की अश्वेत अमेरिकी लेखिका आयन हिस्री अली की पुस्तक द हेरेटिक का अनुवाद भी कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका शब्दाक्षर के इस मंच पर। धन्यवाद नीता जी। इतने सारे जीवन के आपके अनुभव हैं, इन अनुभवों के बीच साहित्य ने कैसे और कब मोड़ ले लिया आपके जीवन में? नीता जी, सभी दर्शकों का एक बार फिर से नमस्कार जी। और साहित्य तो जीवन से ही निकलता है जी। जीवन जीते हुए ही साहित्य ने कब जगह बनाई मुझे पता भी नहीं चला। यूं मैं कहूं कि बचपन से ही किस्से, कहानियों, कविताओं आदि में रुचि थी, बचपन के अनुसार बचपन की चीजों में। लेकिन बहुत दिनों तक मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, विज्ञान ही मेरा एक बड़ा अरसा मेरी पढ़ाई का रहा। बाद में मैं शौकिया फिर साहित्य की ओर मुड़ गया और फिर मुझे अंदर से आवाज आने लगी कि यही तुम अपने जीवन का भी विषय बना लो, इसी से जिंदगी भर जुड़े रहो। और फिर मैंने साहित्य की ओर मुड़ा, उसका विद्यार्थी हुआ। साहित्य के रास्ते फिर नौकरी भी ऐसी है कि भाषा से संबंधित नौकरी मुझे मिली है और इस कारण से भी मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। राजभाषा से तो खैर उसका करियर ही है तो कहना ही क्या, लेकिन साहित्य से लगाव मेरा बचपन से था। बाद में मैंने चयन करके भी इसको अपने करियर के रूप में लाने का प्रयास किया और जिसका परिणाम है जो आपने कुछ जो परिचय दिया, कुछ बहुत थोड़ा जो कुछ भी मैं कर पाया हूँ उसका आपने उल्लेख किया है। नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है। साहित्य से आप जुड़े हैं तो साहित्य की कौन सी विधा आपको आपकी पसंदीदा रही है और क्यों? साहित्य की देखिए, विद्यार्थी जीवन में तो व्यक्ति सारी विधाओं को पढ़ता है, उसका आनंद लेता है, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते होते रुचि की दिशा भी तय होने लगती है। मुझे कथा कहानी की विधा सबसे प्रिय रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मुझे यह लगता है कि गद्य की जो विधा होती है उसमें चीजों को पूर्णता में कहा जाता है। विचार हो, अनुभव हो, भाव हो, वे सभी पूरे पात्रों के साथ, घटनाओं के रूप में, लेखकीय टिप्पणियों के साथ, स्थान और काल में परिभाषित होते हुए पूरे संदर्भ के साथ आते हैं। जबकि कविता में काफी एब्स्ट्रैक्शन या अमूर्तता होती है उसकी अपेक्षा में। बस ये व्यक्ति की पसंद की बात है कि मुझे ठोस बातें कहना सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। शायद यह भी कहानी या कथा की विधा की ओर मुड़ने का मेरा कारण है। इसके साथ साथ मुझे निबंध की विधा भी बहुत प्रिय है। इसमें खास बात यह है कि इसमें रचनात्मक के साथ साथ बौद्धिक आनंद भी मिलता है। यूं सिर्फ जो मौज के लिए, मस्ती के लिए या किसी तरह के अतीत के मोह या नॉस्टैल्जिया के लिए भी ललित निबंध वगैरह लिखे जाते हैं, मेरी रुचि उनमें ज्यादा नहीं है। ललित के साथ वैचारिक जिसमें सामग्री हो ऐसे निबंध मुझे प्रिय हैं। कविता भी मेरी प्रिय विधा रही है। साहित्य है, समग्रता में अच्छा लगता है किसी को भी, लेकिन हाँ, कोई अंग विशेष पसंद आता है। आपका सवाल उसी से ताल्लुक रखा है।
तो ये मेरी पसंद की विधा की बात आपने जो कही, उसके बारे जी, में मैंने जी। चर्चा की। आधुनिक काल में काव्य की जो बढ़ती गद्यात्मक जो कविता में एक आ रही है बदलाव सी, हुँ, इसके हुँ, बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कविताएं गद्य का रूप लेती जा रही हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, ये मेरा नहीं, हिंदी के बहुत बड़े समुदाय का भी ये दर्द है। जी, मैंने अभी-अभी कहानी की चर्चा क्यों पसंद आती है, उसमें कहा कि गद्य में जहाँ विचारों को या भावों को या अनुभवों को पूरे मूर्त रूप में पात्रों के साथ घटनाओं, देश काल आदि को परिभाषित करते हुए कहा जाता है, कविता में इन चीज़ों से काफ़ी छूट होती है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कविता में काफ़ी अमूर्तता, बल्कि थोड़ा-सा और मुझे देशी शब्द कहने की इजाज़त दें तो एक जी, हवा-हवाईपन होता बिल्कुल। है। तो ऐसा नहीं कि कविता इससे कहीं कुछ कमतर है। जी, बस ये है कि मेरी पसंद ऐसी चीज़ों में ज़्यादा रही। लेकिन आज की कविता में जो गद्य होने का प्रचलन या प्रवृत्ति जो बढ़ गई है, उसके प्रति मुझे लगता है कि ख़ास करके एक समझ, कविता और गद्य की प्रकृति में क्या अंतर है, इसकी समझ धुंधली पड़ी है। कुछ आलोचकों ने भी अपनी आलोचना से इस प्रवृत्ति को उत्साहित किया है। मैं इसके लिए उसको उन्हें भी ज़िम्मेदार मानता हूँ। और कवियों में भी यह एक फैशन के तौर पे चला आया कि आज गद्य रूप में ही कविता लिखी जानी चाहिए। कविता को निराला जी ने छंद से मुक्ति दिलाने की शुरुआत की थी। जी, छंद से मुक्ति हुई, अलंकार आदि जो कविता के गुण रहे, खास तरह के विन्यास, पैरेललिज्म, समानांतरता, तुक, अनुप्रास आदि सब चीज़ों से मुक्ति दिलाई। निराला जी ने तो सिर्फ छंद से मुक्ति दिलाई थी, लय से कभी जी, मुक्ति नहीं दिलाई। उनकी कविता मैं तोड़ती पत्थर मुक्त छंद में ही है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त लय में बंधी हुई है। वह तोड़ती पत्थर, मैंने उसे बिल्कुल। देखा इलाहाबाद के पथ पर। इसमें रिदम बड़ा ज़बरदस्त है। तबले बहुत की थाप से इसको बजाना चाहें, तो नृत्य के बोल सेट हो जा सकते हैं, ताथई तथई, ताथई तथई, ताथई तथई, ताथई, ऐसा है। ब बाद में कविता ने लय का भी त्याग किया है और जी, जो कविता के उपादान समझे जाते हैं, उनका भी त्याग कर दिया। मुझे लगता है कि यह एक तरह का अतिवाद है। ये सभी अभिव्यक्ति के उपादान हैं, टूल्स हैं। इनका उपयोग किया जाता है। गद्य भी इसका उपयोग करता है, कविता भी इसका उपयोग करती है। आज के कवियों में फैशन के तौर पर इन चीज़ों से अलग रहने की प्रवृत्ति बनी है और लगता है कि छंद, अलंकार वगैरह से मुक्ति के नाम पर धीरे-धीरे कविता अपने कविता होने की पहचान से ही मुक्ति चाहती है। ये तो कुछ ऐसी ही बात हो गई कि मनुष्य अपने मनुष्य होने की पहचान से दूर जाना चाहे, पहचान जो मेरे विचार से अनुचित है। जी, कविता और गद्य दोनों ही अभिव्यक्ति की 2 विधाएँ हैं। जी, जिसको अगर कहूँ तो प्रत्यक्षीकरण के अलग-अलग प्रकार हैं। अंग्रेजी का मुहावरा यूज़ करूँ तो मोड ऑफ परसेप्शन जो है दोनों अलग-अलग है। जी, कविता में बहुत थोड़े शब्दों में बहुत बात कहने की ज़रूरत होती है। ये उसकी बिल्कुल खूबी सही। भी है लेकिन ये उसकी आवश्यकता भी है। अर्थ अमित अति आखिर थोड़े, जो तुलसीदास ने कहा था, जी, वो जी, उसकी प्रकृति में ही समाहित है। कितनी भी गद्य होने की कोशिश करे, यह ज़रूरत उससे रहेगी ही। यानी कविता में संकोच चाहिए, संकेंद्रण चाहिए, एक तरह का कंडेंसेशन चाहिए। जी, इसके लिए कविता को कई चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। उसे संदर्भ की ज़रूरत नहीं हुई होती। कोई अनुभव आया है, इस अनुभव का भोक्ता कौन है, यह कहने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर उदाहरण दूँ, गालिब का शेर, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? ये अपने आप में एक पूर्ण अर्थ देता है। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए किस व्यक्ति को दर्द हुआ, किस तरह का दर्द हुआ, यानी जो संदर्भ होते हैं, कब ये दर्द हाँ, हुआ, किस स्थान पे दर्द हुआ, जो गद्य में आवश्यक होता है कहना। गद्य में अगर ये कहना है कि इस दर्द की दवा क्या है, तो कोई न कोई उसका भोक्ता होना चाहिए, कोई स्थितियाँ होनी चाहिए, कुछ उसकी तड़प का वर्णन होना चाहिए। पूरा का पूरी एक कहानी बन जाएगी जो ये 2 पंक्तियों में कही गई है। तो कविता में कंडेंसेशन चाहिए और गद्य की प्रवृत्ति विस्तार माँगती है। आज मुझे लगता है कवि कुछ उत्साह में
इस जी, प्रवृत्ति को या तो पहचानता नहीं है या पहचानते हुए भी फैशन के तौर पर इसका इसकी उपेक्षा करता है। एक समर्थ कवि ऐसा कभी नहीं करता, आज का कवि भी नहीं करता। बिल्कुल। आज के कवि हैं अरुण कमल, उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है अपनी केवल धार, उनकी किताब भी है और वो कविता का नाम भी है। जी, पूरी कविता मुक्त छंद में चलती है, लेकिन अंत की दो पंक्तियों में कवि छंद पर चला आता है। अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। क्या बात इन है। दो पंक्तियों में छंद भी है, लय भी है और आर आर की तुक भी है। समर्थ कवि समझता है कि अभिव्यक्ति के उपादान कौन से है और उनका कैसा उपयोग करना है, कहाँ लय का उपयोग करना है, कहाँ लय को धीमी कर देना है, कहाँ लय को तेज किया जा सकता है, कहाँ लय से बिल्कुल शिथिल होकर गद्य के रूप में पाया जा सकता है। बड़े कवि बड़ी प्रतिभाओं में यह स्वभावतः होता है, लेकिन आज के ज्यादातर कवियों में इन चीजों की लगता है या तो पहचान नहीं है या फिर वे जानबूझकर इसकी उपेक्षा करते हैं। मेरी आपत्ति इन्हीं चीजों से होती है। वैसे जी, कविता और गद्य के विधागत अंतर पर मैंने एक पूरा शोध आलेख ही लिखा था, जो एक शोध पत्रिका शोध दिशा में प्रकाशित हुआ। जी, लेकिन जी, कुछ बातों की जो चर्चा यहाँ की जा सकती है उसकी उसका उल्लेख मैंने यहाँ पर किया। तो कविता और हाँ, गद्य की जो एक मूल समझ है जिसकी ओर मैं इशारा करना चाहता था, जी, उसमें यही बात है कि दोनों अभिव्यक्ति की दो विधाएं हैं और छंद अलंकार लय आदि ऐसा कोई त्याज्य चीजें या अवांछित या गड़बड़ चीजें ऐसा नहीं है। एक कवि अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए, उसको वांछित रूप देने के लिए इन सभी उपकरणों या साधनों का इस्तेमाल करता है और यही स्वस्थ प्रवृत्ति है। आज के समर्थ कवि भी ऐसा करते हैं, लेकिन आज की जो फैशन में लिखी जा रही कविता है उनमें इस समझ का अभाव दिखता है। निष्कर्ष में मेरा यही कहना है। बिल्कुल सही कहा, लिखते वक़्त ये भूल जाते हैं कि कविता लिख रहे हैं या गद्य लिख रहे हैं और यहीं चूक हो जाती है लिखने में। मतलब ऐसा लगता है पूरा वृत्तांत उन्होंने एक कविता से हटा के गद्य में उसको ढाल दिया है। तो बिल्कुल वहीं पे ऐसा लगता है थोड़ा-सा अपने गद्य अस्तित्व को ही को उन्होंने देखिए। पंक्तियां तोड़ तोड़ कर मनमाने रूप से लिख दी और वो गद्य हो गया। जी जी, ऐसा जी। नहीं है। कविता का भी अपना महत्व है, गद्य की भी विधा का अपना ही अपना उतना ही महत्व है। यही कहा आपने कंडेंसेशन में एक जो सघन बात होती है शब्दों की सघनता, हम्म ये हम्म कविता की एक परिपूर्णता होती है कि आप 2 पंक्तियों में या आप 6 पंक्तियों में या आप पूरी बात कह जाते हैं, जो हम्म कि गद्य में हमें पूरा लिखना पड़ता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको समझाया, बतलाया। चूँकि आप शोधकर्ता हैं इन विषयों के, तो आपसे अच्छा और कौन हमें समझा सकता है, बता सकता है दर्शकों को। राहुल कुमार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राहुल कुमार जी ने प्रणाम लिखा है आपके लिए। बहुत-बहुत आभार आपसे जुड़ने के लिए हमसे राहुल कुमार जी। कविता की बात जब हम कर रहे हैं, तो आपकी कोई एक मन पसंदीदा कविता हो जाए, जो हम सुनना चाहेंगे? कविता देखिए, मैंने जो लिखी कविता वो तो कुछ छोटी छोटी है। मैं अपने को कभी समझने के भ्रम में नहीं रहा। आलोचना जी। ही मेरा प्रिय विषय है, वही आपकी मेरा कोई स्वभाव भी है। पसंदीदा कवि की कविता सुना दीजिए। लेकिन ऐसा है हाँ, कि मेरी अगर सबसे पसंदीदा पसंदीदा तो कई कविताएं किनको उल्लेख करूं, लेकिन फिर भी अगर शीर्ष पर रखना हो तो मैं राम की शक्ति पूजा को लेता हूँ। जी, इतने स्तरों पर, जिसको कहते हैं अनेकार्थता, एम्बिग्विटी का ऐसा सशक्त उदाहरण कम है। हुँ, वो जी, पूरी राम की शक्ति पूजा का संघर्ष राम की कथा में तो है, स्वयं हाँ, निराला के जीवन का भी संघर्ष उसमें अर्थ उस पर सेट हो जाता है, वो लागू हो जाता है और बड़े व्यापक अर्थ में उस संस्कृति, उस राष्ट्र का जो देश का जो संघर्ष था, वह भी इसमें ध्वनित हो जाता है। ये एक तरह जी, का एक बड़े कवि का बड़ा सामर्थ्य है। निराला की श्रेष्ठ कविता में मैं इसको रखता हूँ इसको। जी, और बिल्कुल। इतनी साथ साथ यह भी बात है कि जी, राम की शक्ति पूजा के साथ साथ अगर ये तो फिर भी एक कहूँ छोटा काव्य जो अपने आप में महाकाव्य की गरिमा समेटे हुए है। जी, लेकिन अगर हिंदी कविता की अगर मैं उत्कृष्टतम या कहूँ कि पूर्णता या उसका शिखर के रूप में अगर मैं देखना चाहूँ, तो मुझे जी, जी, लगता है जी, कि कामायनी को मैं स्थान दूंगा। सही। आधुनिक काल में लिखा हुआ, इतनी हाँ, मानसिक
भावों को मूर्त करता हुआ या उसका प्रतीक बनाता हुआ, साथ साथ एक कवि पुरानी कविता जो है, पुरानी कहानी जो है मनु और श्रद्धा की, उसका भी आश्रय लेता हुआ, जी जी। और साथ साथ डॉक्टर नगेंद्र तो उसको कहते हैं कि अन्नमय कोश से मनोमय कोश तक की यात्रा का वह काव्य है। तो कामायनी में सचमुच की महाकाव्यात्मक गरिमा और हिंदी कविता की मुझे लगता है वो शिखर जैसी उपलब्धि है। यूं अन्य शिखरों की कमी नहीं है। स्वयं कुंवर नारायण ने जो लिखा आत्मजयी, और ऐसे कितने ही हैं जिनका उल्लेख किया जाना चाहिए। लेकिन फिर वही है, कामायनी को मैं पाता हूँ कि वो सबसे ऊंचा शिखर है। जैसे कि सगरमाथा या एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है, लेकिन उसे उससे थोड़ा कम अन्य कई शिखर हैं। जी तो इसमें कामायनी को मैं स्थान देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से जिस कविता को मैं लय के कारण, छंद के कारण, उसके व्यक्ति की चमत्कार क्षमता के बारे में, निमेश राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव विद्यांग बद्ध कोदंड मुष्टिकर रुधिर श्राव रावण वारण राघव, सामासिकता का तो लगता है इससे बड़ा उदाहरण हिंदी में कोई दिखेगा नहीं। उसी तरह से उतरा जो निर्गम दुर्गम पर्वत पर नए शांधकार, चमकती दूर ताराएं हो जो कहीं पार, राम के एक अकेले बैठने का और पूरे पीछे पर्वत की पृष्ठभूमि में जो चित्र खींचा है, जो उसके साथ साथ अनुप्रास के जरिए या ध्वन्यात्मक जो गरिमा उसमें जो उन्होंने समेटी है, वो लता गगन घन अंधकार ग पर का जो बलाघात है, स्ट्रेस है, उसके द्वारा वमन की क्रिया का कुछ एहसास दिला सकना। तो राम की शक्ति पूजा छोटी कविताओं में या महाकाव्य से कहूँ कि मुक्त छंद ये कहते हैं लघु कविताओं में या कविताओं में सामान्यतः वो शीर्ष पर है। और हिंदी कविता की ही अगर कोई बड़ी उपलब्धि मैं देखना चाहूँ तो मुझे कामायनी को ये मैं स्थान देता हूँ। जी। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ हमारे दर्शक और श्रोताओं का। आदरणीय पदाधिकारी है दयाशंकर मिश्रा जी, गणेश प्रसाद गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आप सभी को हमारा हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आप निर्मल वर्मा कथाकार जो हैं, उन पर आपने शोध किया और शोध करने के बाद आपने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। कैसा रहा आपका ये शोध का अनुभव, संपूर्ण शोध का अनुभव आपके जीवन में कैसा अनुभव दिया आपको? दो स्तरों पर इसकी बात करूंगा। एक तो आंतरिक कारण। जी आंतरिक कारण यह है कि निर्मल वर्मा को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो लगभग अभिभूत सा हो गया, और जी। मुझे याद है कि एक के बाद मैं पुस्तकालय से उनकी किताबें लाता हुआ पढ़ता चला गया। उनकी क्या बाद में बात आपको इतनी अभिभूत कर गई? कौन सी ऐसी हाँ, बात? शोध के लिए क्यों चुना, अगर आप ये सवाल कर रही हो तो कुछ बाहरी कारण भी गिनाने पड़ेंगे मुझे। जी बाहरी कारण ये कि शोध में कुछ उल्लेखनीय निष्कर्ष होने चाहिए, कुछ जी कहने लायक बातें होनी चाहिए, और निर्मल वर्मा में इसकी संभावना सबसे अधिक दिखी। उसका एक कारण यह है कि पहला कारण जो था वो जी कि निर्मल वर्मा का गद्य बड़ा सशक्त है, लेकिन साथ साथ बड़ा अंग्रेजी जैसा दिखता है। जी उसके तमाम संदर्भ यूरोपीय आते हैं, हिंदी के संदर्भ शायद ही आते हों। उनके पात्र भी अंग्रेजी परिवेश में ही रचे, भले वो उच्च वर्ग के या बहुत धनी वर्ग के ना हो, लेकिन अंग्रेजी परिवेश, अंग्रेजी समझ और अंग्रेजी जगत में ही, यूरोपीय जगत में ही लगभग विचरण करते हुए से हैं। भारतीय जी पात्र भी हों अगर उनके एक चित्रा सुख में, तो बहुत बहुत से अंग्रेज टाइप के लोग हैं, वैसे बिल्कुल अकेले रहने वाले भारतीय पात्र बड़े कम दिखते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो उनको अनुभवों को रच सकने की क्षमता। ये अद्भुत था। एक एक क्षण की पात्र के मन पर क्या प्रतिक्रिया होती है, लगता है निर्मल वर्मा उसकी धड़कन पकड़ लेते हैं। पात्र ही क्यों, परिवेश में, प्रकृति में पात्र जहां पर है, उस परिवेश की एक एक धड़कन। परिंदे आप पढ़ें, परिंदे में जितना लतिका एक पात्र है, जितना जी गिरीश नेगी करे उल्लेख के रूप में है, जितना अन्य पात्र हैं, उससे कहीं बहुत बड़ा पात्र उस परिंदे का परिवेश है। वह बोर्डिंग स्कूल जहाँ पर ये रहती हैं, जो पहाड़ पर है, पहाड़ पर छन छन बदलता, कभी बादल, कभी बारिश, कभी धूप, मीडोज, झरने, छायाएं, धूप और छायाओं का खेल। निर्मल वर्मा लगभग शब्दों के चित्रकार हैं।
जी, गतिशील चित्र के रचयिता हैं। लेकिन जिस तरह से धड़कनों को, संवेदनों को पकड़ सकने की क्षमता है, सिर्फ मनुष्य के मन की ही नहीं, बल्कि प्रकृति के भी या परिवेश की भी, जिस तरह से लोकैल को, वो स्थानिकता को पकड़ पाते हैं, दिखा पाते हैं, रच पाते हैं, और वो जी, समग्र अनुभव का हिस्सा हो जाता है, कहीं से लादा हुआ नहीं लगता, वो अद्भुत है। और इसलिए निर्मल वर्मा मुझे प्रिय है। प्रिय इस कारण नहीं, बहुत बड़े वैचारिक कोई सामग्री अपने कहानियों में पेश करते हैं, ऐसा नहीं, निबंध उनके वैचारिक हैं, बहुत जी, उच्च वैचारिक स्तर रखते हैं। लेकिन एक साहित्यकार की जो प्रथम शर्त होती है कि वह अनुभवों की रचना कर सके, अनुभवों का निर्माण कर सके शब्दों में। और इस मामले में निर्मल वर्मा मुझे प्रथम पंक्ति के नजर आते हैं। मैंने इनका चयन इस कारण से किया। दूसरा कारण, जो बाहरी कारण है, वह ये कि करीब स्नातक में आने के बाद शुरू में मैं काफी दिन तक, 1 साल लगभग जो है वो अंग्रेजी ऑनर्स का विद्यार्थी रहा, जी, और अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उनसे मेरी काफी दोस्ती जैसी हो गई। मुझसे 10 साल बड़े थे, तो बहुत बड़े भी नहीं थे, गुरुजी ही थे। और बाद में उनके ही प्रेरणा से और अंग्रेजी के अन्य भी प्रोफेसरों की प्रेरणा, अरे आप हिंदी में जाइए, आप अंग्रेजी में क्या कर रहे हैं, आप हिंदी में बहुत अच्छा करेंगे। फिर बाद में मैंने उन्हीं के कहने पे, बार बार कहने पे, बोले चलो हिंदी में ही चलते हैं, तो फिर हिंदी ऑनर्स का विद्यार्थी मैं बना। बाद में वे ही मेरे शोध निर्देशक भी बने। तो जी, ये भी एक विलक्षण बात लगेगी कि मेरा शोध हिंदी में है, हिंदी विषय के अंतर्गत है, हिंदी में ही मैंने नेट की जो है रिसर्च फेलोशिप पाई, लेकिन मेरे शोध निर्देशक अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। और चूंकि मुझे लगता था निर्मल वर्मा इस दृष्टि से आदर्श इसलिए होंगे कि यूरोपीय संदर्भों को, अंग्रेजी की भाषाई और उसके सामाजिक संदर्भों को समझने की जो क्षमता अंग्रेजी के प्रोफेसर के पास होगी, वह अद्भुत होगी। इसलिए भी शोध निर्देशक के रूप में उनको देखते हुए भी मैंने निर्मल वर्मा का चयन किया कि इनके साथ रहूंगा। उनकी समझ के प्रति अभी भी मैं अभिभूत हूँ। मैं समझता हूँ मेरी साहित्यिक दृष्टि के निर्माण में अगर जीवन संपर्क में प्रोफेसर प्रेम कुमार प्रवासी, जो अभी नहीं रहे, उनका योगदान है, तो लिखे जाने वाले आलोचकों में डॉक्टर नगेंद्र, इनका सबसे अधिक मेरे दृष्टि पर, मेरी समझ पर प्रभाव है। और निर्मल वर्मा की कथा भाषा चुनने में मुझे लगता है इसकी एक बड़ी भूमिका है। साथ साथ उन्हीं दिनों कुबेर नाथ के भी निबंधों को पढ़ना शुरू किया था, उनका भी अप्रोच भाषाई हुआ करता था, तो मुझे लगता था कथा भाषा के जी, विषय पर शोध करना चाहिए, और लेखक इसके लिए मुझे सबसे उपयुक्त निर्मल वर्मा जान पड़े। तो कथा भाषा के चयन की जो पृष्ठभूमि है वो मैंने बताई। अब जी, जी। शोध करते करते होता है कि ये आपकी लगभग शोध का शैली अनुभव कैसा रहा? इनकी इन पे जो आपने शोध किया निर्मल वर्मा के ऊपर, अद्भुत तो सारा अद्भुत रहा, अद्भुत जी, रहा। यह क्या ऐसी शोध भी बातें आपको बहुत पसंद आई, अच्छी लगी और यादगार बन गई आपके लिए? इस शोध को करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। जी, यह नहीं कि निर्मल वर्मा से सीखा। होता जी, क्या है, कोई विषय आप उठाते हैं, जैसे आप एक पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं, जी, जी, पहाड़ तो पहाड़ है, लेकिन उसके चलते आप अपने शरीर के सामर्थ्य से भी अवगत होते हैं। उस हवा जो पतली होती जाती है, उसका वनस्पति जो आकृष्ट करता है, यह सब उसके आपके अनुभव में शामिल होता है। कथा भाषा का शोध करते हुए मैंने भाषाई समझ मेरी विकसित हुई। यह लगभग शैली विज्ञान का विषय है। मैंने पाया कि आज की जो हिंदी आलोचना या तत्कालीन हिंदी आलोचना जो हुआ करती थी, जी, उसमें भाषाई इंटरप्रिटेशन पर या भाषाई कारकों को जिम्मेदार मानते हुए देखने की प्रवृत्ति कम थी। जी, जबकि मुझे लगता है कि आलोचना कर्म में भाषा की चर्चा, भाषा पर ध्यान, इसकी अपेक्षा बहुत अधिक होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल। अंग्रेजी में है, और हिंदी से पहले, या कहूँ संस्कृत साहित्य में, कृतियों की भाषा के पर समुचित ध्यान देने की, बल्कि वो तो अति है। एक काव्य है, उसकी कितनी ही टीकाएं हैं। जी, कालिदास के मेघदूत की एक टीका, मल्लीनाथ की संजीवनी टीका है, अन्य भी टीकाएं हैं, और वे सभी कोई ऐसे नहीं कि हिंदी में तो टिप्पणी लिखने वालों पर या कविता की व्याख्या कर देने वालों को थोड़ा सा कमतर समझा जाता है। संस्कृत में बड़े से बड़े लेखक, चिंतक, आलोचक भाषा पर भाष्य लिखना या व्याख्या करना, टीका लिखना,
जी, उसको स्थान देते रहे हैं। हिंदी में क्यों ऐसा हो गया कि भाषा पर ध्यान कम दिया जाता है, इसको शिल्प का मामला मान करके छोड़ दिया जाता है। ये तो कलावाद है, एक तरह सा कला की चीज़ों पर पक्ष करना। हमारा तो ध्यान जनता के दुख दर्दों पर रहना चाहिए, यानी सिर्फ भाव पक्ष पर होना चाहिए। जी, शिल्प पक्ष पर या भाषा पर होना चाहिए, इस पर जोर कम है। इसलिए मुझे इस शोध को करते हुए कई नई बातें सीखने का मौका मिला, जिसके बारे में हिंदी में साहित्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन चूंकि मेरे शोध निर्देशक अंग्रेजी के थे, तो अंग्रेजी की बहुत सारी किताबों को देखने और निर्देशक के माध्यम से उन्हें जानने समझने का मौका मिला। तो यह शोध अनुभव मेरे खुद को जानने समझने और भाषा का आलोचना में महत्व, उनकी क्या चीज़ों देखें को देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, इसकी समझ विकसित हुई। और इसलिए मैंने कहा कि मेरा अनुभव अद्भुत रहा। जब भी कोई नया निष्कर्ष हाथ लगता था तो लगता था आह! ज़िंदगी में इससे बड़ा सुख, चरम सुख जैसा जो है कुछ नहीं, कि आपको कोई ज्ञान का एक निष्कर्ष अपने अनुभव से, अपने आलोड़न से, अपने चिंतन से उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल, ज्ञान का एक आंतरिक मूल्य होता है। जो वही व्यक्ति तो, इससे गुजरता है वही इसके आनंद को समझ पाता है। समझ मैंने इस सकता है। शोध को बहुत ही एन्जॉय किया, बड़ा ही आनंद लिया इसका। सही कहा आपने। ये ऐसा है कि आप इसमें जितना डूबते जाएँगे, जितना गहरा जो बैठते हैं उतनी मोती निकलती, यही बात है। ज्ञान के बारे में ऐसा कहा जाए तो कि आप जितनी गहराई पे जाएँगे और भी बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ न हासिल होता ही रहेगा। हम खाली हाथ नहीं लौटते हैं इस खाली सफ़र हाथ में। नहीं। बिल्कुल। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ अंजू छारिया जी का, निशांत सिंह गुलशन जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक शब्दाक्षर के आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का, जो हमसे जुड़े हुए हैं। साथ ही मैं डॉक्टर कुमारी रश्मि जी का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। दयाशंकर मिश्र जी सादर प्रणाम लिख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी दीप जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दीप्ति दीप जी। अरुण पुरथन जी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत स्वागत है श्रोताओं का और दर्शकों का। आप हिंदी को लेके काफ़ी कार्य कर चुके, राजभाषा है हमारी हिंदी। तो हिंदी और हिंदी के अधिकारी का विद्रूप रूप आपने एक लेख में लिखा, मैंने पढ़ा है। तो किस उद्देश्य था कि क्या उद्देश्य रहा आपको इस लेख लिखने का और अब इस लेख से क्या संदेश देना चाहते हैं भारत समाज को? क्योंकि देखा जाए तो राजभाषा हम मान रहे हैं हिंदी को, फिर भी ऐसा हो रहा है कि हिंदी विलुप्त हो रही है, अपनी अस्तित्व खोती जा रही है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी राजभाषा है और आप इस पे काफ़ी कुछ कार्य भी कर चुके हैं। ये ऐसा इसलिए मैं हँस रहा हूँ कि ये मेरे शुरुआती दिनों का लेख है और जी, युवा रक्त जैसे उबलता है, उस उबाल में ही मैंने जी। उसको लिखा था। बात तो अभी भी वही रह गई, क्योंकि आप आपकी शुरुआती और वो शुरुआत आके यहाँ रुक चुकी है। हिंदी की अवस्था में हिंदी में जो परिवर्तन आया, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? बात हमारे पहली समाज बात, में। ये जो विद्रूप जो लिखा उसके कुछ मैं मूल बातें बता दूं, चूंकि ये जी, आज भी मुझे बिल्कुल। प्रासंगिक लगता है। ठीक है, इसको युवा जोश के उबाल में, युवा जोश में मैंने लिखा है, जी, लेकिन जी, उसकी मूल बातों से अभी भी मेरी असहमति है या नजरिया बदल गया, ऐसा नहीं है। जी, पहली बात तो कि राजभाषा जो सरकारी कार्यालयों में हिंदी को लाने के लिए जिसका उद्देश्य है, जी, उन्हीं कार्यालयों में राजभाषा या हिंदी में काम करना, ये जिम्मेदारी राजभाषा अधिकारी की समझी जाती है या हिंदी अधिकारी की समझी जाती है कि हिंदी का कोई काम करना है तो हिंदी अधिकारी को बुलाओ। जैसे कि बाकी लोगों को, बाकी कर्मचारियों का हिंदी से कोई संबंध ही ना हो। जैसे कि अंग्रेजी तो सहज स्वाभाविक रूप से रहेगी, उसका कोई पैरवी करने की जरूरत नहीं है, वो तो सबकी भाषा है। लेकिन जी, अगर हिंदी में काम करना है तो हिंदी अधिकारी को बुलाओ। ये प्रवृत्ति आज भी है। मैंने अपने उस लेख में इस पर ही दुख या अपना गुस्सा प्रकट किया था। मैंने कहा था कि संस्था का पाप, मैंने प्रभु यीशु का एक रूपक लिया था कि जिसे अपनी आत्मा पर, जैसे ईसा दूसरों के लिए सूली पर चढ़े थे, दूसरों के पाप या दूसरों के दुख के मोचन के लिए, अपने मोचन क्या बल्कि उसको अपने ऊपर ले लिया था। जी, जी, लगभग ऐसा ही है कि बाकी लोग तो हिंदी में काम करते नहीं, संस्थाओं में जो माहौल है वो सभी जानते ही हैं।
लेकिन उसका पछतावा, उसका दर्द और यदा कदा उसके दबाव, उसके जो संस्था की तरफ से कभी-कभी गुस्सा, झाड़-फटकार जो होता है, वो हिंदी अधिकारी को सुनना पड़ता है। ऑफिस में हिंदी का पत्राचार नहीं बढ़ा तो हिंदी अधिकारी को बुलाओ। भला एक हिंदी अधिकारी क्या सारे कर्मचारियों को काम खुद ही कर देगा सिर्फ इसलिए कि भाषा माध्यम बदल जाए? राजभाषा या हिंदी सब पर लागू होती है। जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी, एक-एक व्यक्ति को हिंदी में काम करने का लक्ष्य है या उससे उसका उद्देश्य है। लेकिन हिंदी के प्रति जो उदासीनता है, उसके कारण से लोग इसको हिंदी अधिकारी पर छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा था जिस तरह से यीशु को दूसरों के पापों का बोझ ढोना पड़ा था, उसी तरह से हिंदी अधिकारी भी संस्था में औरों के पापों का बोझ अपनी आत्मा पर उठाता है। उसकी स्थिति एक विद्रूप की जैसी है। वह जो काम करने के लिए वहाँ भेजा गया है, वह सामूहिक काम है, लेकिन वह समूह इसकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति पे ला देता है। मुश्किल यह है कि वो इससे इनकार भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यही उसका कर्तव्य है। धारा अगर विपरीत ही जा रही हो तो यह धारा के विपरीत तैरना ही उसकी पगार लेने का औचित्य है। लड़ाई नहीं भी हो तो भी मोर्चे पे बैठे रहना उसका काम है। लड़ाई खत्म भी हो जा चुकी हो तो ऐसा सैनिक है जो अपने हथियार आकर के बैर को रख नहीं सकता। सिर्फ इसलिए कि लड़ाई अभी जारी है, दुश्मन सामने नहीं है तो दुश्मन फिर आएगा, या दुश्मन अभी छिपा हुआ है तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। उसको निरंतर कोशिश करते ही जानी। वो जानता है कि उसके अनुवादों को कितने लोग देखते हैं, यह अपने आप में समझने की बात है। वह कितने अनुरोध के या दिशा निर्देश जो भारत सरकार के हैं उसका हवाला देता रहे, लोगों को कहता रहे, नतीजा वो कभी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी बिल्कुल, उसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं रवि प्रताप सिंह जी कि सरकारी कामकाज हिंदी में तो होता नहीं है, भाषाएं बदलती रहती हैं। सही है, यह स्थिति ही एक विद्रूप है और उस विद्रूप का सही शिकार कहा। हिंदी अधिकारी है। तो उस वक्त मैंने ये लेख लिखा था थोड़े गुस्से के साथ में। जी, आपको हिंदी का भविष्य के, आप तो राजभाषा पर काम कर चुके विभिन्न विभागों पर, तो क्या भविष्य नजर आ रहा है आपको? वर्तमान में क्या और भविष्य में क्या आप देखते हैं इसका रूप? एक परस्पर साहित्यकार के नाते भी विरोध। आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ। अच्छा, पहले तो मैं सामान्य व्यक्ति के रूप में ही जवाब दूं। बिल्कुल। सामान्य व्यक्ति यानी कि इस समाज का एक सामान्य सदस्य जो नौकरी में ना भी हो, जी, उस व्यक्ति के रूप में हिंदी का भविष्य क्या होगा, उस सामान्य व्यक्ति को इसकी चिंता भी नहीं है, उसका एहसास भी नहीं है। सबसे बड़ा दुख इस बात का है। इस व्यापक समाज को जो हिंदी भाषी समाज है, जिसे अपनी भाषा की रक्षा के लिए या अपनी भाषा की जीवंतता के लिए सक्रिय रहना चाहिए या कम से कम जागरूक ही रहना चाहिए, वो जी, नहीं है। ऐसा हिंदीतर भाषी समाजों में नहीं है। बंगाली समाज, चूंकि कलकत्ते में ही मेरा कहूँ लगभग पूरा का पूरा नौकरी का जीवन गुजरा है, बीच के 4 साल छोड़ दूं और इधर के 2 साल, तो बंगाली समाज अपनी भाषा के रचनाकारों, अपने समाज के प्रतीकों के प्रति बड़ा सजग है। बिल्कुल रविन्द्रनाथ को सही। वे आज भी पूजते हैं, कोविद प्रणाम उनके कार्यक्रम आज भी होते हैं। साथ साथ में आधुनिक शंख घोष भी पढ़े जाते हैं वहां पे। अपने कवियों को ऐसे लेते हैं जैसे हमारे बीच का आदमी है। मैं जी, देखता था भाषा परिषद में आए हैं, अगर कोई बंगाली आए तो ऐसे कर, अरे यार ये तो मेरा आदमी, उसको एक गर्व का एहसास होता है। जी, जी, संगीत के अजय चक्रवर्ती अगर हिंदी का वो गायक होगा या हिंदी प्रदेशों का गायक होगा तो इतनी दूरी पर होगा कि उसे सामान्य आदमी मिल भी ना पाए। लेकिन लंदन में प्रोग्राम हुआ है, अजय चक्रवर्ती बाहर निकले, बाहर में कितनी महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे ये तो अपने मोहल्ले का आदमी है। अपनत्व। अपनत्व, जो जी, अपनत्व अपनी भाषा के साथ होता है तभी अपनी भाषा और संस्कृति के प्रतीकों के साथ भी होता है। हिंदी प्रदेशों में यह बहुत कम है। यह सामान्य व्यक्ति की हैसियत से मैंने कहा। राजभाषा के अधिकारी के रूप में अगर कहूँ तो राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग इस विद्रूप की चर्चा के बावजूद निरंतर बढ़ता गया है। कभी जी, यह स्थिति थी कि हिंदी में आप दरखास्त लिख दें तो ही ऑफिस वाले कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है, हिंदी में नहीं चलेगा। बल्कि कुछ संस्थाएं तो अभी भी करती हैं। पिछले साल शायद दिल्ली के ही हरित नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने
हिंदी में दिया गया कोई आवेदन को कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। कहीं कहीं ये प्रवृत्तियां अभी भी दिखती हैं, लेकिन आज ज्यादातर कार्यालयों में आप हिंदी में कुछ लिख के दें तो कोई सवाल खड़ा नहीं करता कि एक स्वीकृत तथ्य मान ली गई है। यह कम बड़ी उपलब्धि बिल्कुल। नहीं है। इतने बड़े समाज में, इतने बड़े संस्था, केंद्र सरकार के कार्यालयों में अगर माहौल बदलता है तो दशकों लगते हैं, लेकिन लगते हैं तो ये परिणाम मिला है। तो काम तो बढ़ा है, तकनीक के आने के बाद भी काम बढ़ा है। आज लोग हिंदी में काफी कुछ लिख रहे हैं कीबोर्ड के माध्यम से। शुरुआती दौर में वो रोमन में हिंदी लिखते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैंने, चूंकि मैं प्रशिक्षण संस्थान का ही निदेशक हूँ, तो मैंने पाया है कि हिंदी के कीबोर्ड जो उपयोग करते हुए, या कम से कम हिंदी लिपि में, वहाँ देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखी जाए, ऐसे लोगों की संख्या आज बहुत बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले एक वेबिनार में था, वहाँ एक साहित्यकार कह रहे थे, एक पत्रिका के प्रकाशक कह रहे थे कि मेरे पास अमेरिका में बसे ऐसे लोगों के लेख हिंदी में आते हैं जिन्हें हिंदी लिखनी नहीं आती, लेकिन क्या जो बात। कंप्यूटर की मदद से टाइप कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी पढ़ते लिखते हैं, अक्षरों की बिल्कुल। पहचान है, तो वो टाइप कर लेते हैं। हिंदी में कलम हिलाना पड़े उनको तो नहीं लिखा, कागज पे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन कीबोर्ड के स्ट्रोक से वो लिख लेते हैं। बहुत बड़ी क्षमता है ये। इन बहुत सब सही। चीजों में हिंदी का प्रसार बढ़ा है, जी। लेकिन आगे भाषा के रूप में भविष्य कहें तो मैं बहुत आशाजनक नहीं हूँ, इस मामले में आशावादी नहीं हूँ। मेरे वक्त में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई होती थी। सिर्फ हिंदी के एमए की बात नहीं है, इतिहास में, भूगोल में, राजनीति शास्त्र में, कई कई विषयों में, कला के जितने विषय होते थे वो हिंदी माध्यम में पढ़ाए जाते थे, पीजी तक, एमए तक। जी। आज ये घटता घटता दिल्ली में तो शून्य ही जैसा हो गया है। आप हिंदी से एमए करना चाहते हैं तो अंत तक हिंदी करेंगे, वरना जेएनयू हो, डीयू हो, इनमें तो आज इतिहास और गांधी के बारे में, गांधी पर कोई रिसर्च करना चाहे तो मुझे ये खबर लगी थी कि जामिया मिलिया ने या जेएनयू ने शायद हिंदी में शोध को लिखे जाने से या सिनॉप्सिस लिखे को स्वीकृत करने से इनकार किया था। तो भाषा के रूप में बहुत बड़ा भविष्य है। ऐसा ये फैलती जरूर जा रही है, इसके प्रयोक्ता बढ़ रहे हैं, लेकिन गंभीर चिंतन, मनन, लेखन, अभिव्यक्ति के क्षेत्रों से उतरती जा रही है, औपचारिक मंचों से भी उतरती जा रही है। मुझे यह दुख होता है कि अब जो कार्यक्रम होते हैं, संगीत के कार्यक्रम हों या नाटक के कार्यक्रम हों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यहाँ है दिल्ली में, दिल्ली आए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन जितने दिन से रह रहा हूँ मुझे लगता है रोज रोज आंखें ही खुल रही हैं। तो इनके पोस्टर्स तक अंग्रेजी में लिखे मिलते हैं। नाटकों की भाषा में देखता हूँ उसमें लैंग्वेज इंग्लिश लिखा हुआ मिलता है, इंग्लिश। गर्व से। ये अद्भुत बात है, इतने अफसोस की सही बात है। बात। इसको लेके शर्म होनी चाहिए, तो इसको लेके गर्व है। तो एक भाषा के रूप में हम अपनी गहराई खो रहे हैं, विस्तार जरूर पा रहे हैं। उसी नदी की तरह जिसमें गाद भरती तो जाती है, लेकिन पाठ बहुत चौड़ा होता जाता है। अगर आप चूंकि कलकत्ते में हैं, दिल्ली आती होंगी तो रास्ते में डेहरी ऑन सोन का पुल आता है। सोन नदी पर वो पुल बना हुआ है, काफी जी। देर तक पुल पर ही गाड़ी चलती चलती, यानी 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का उसका पार्ट है, लेकिन उस पूरी नदी में डूबने लायक पानी तो नहीं है, घुटनों से भी ज्यादा पानी नहीं होगा। हिंदी की स्थिति कुछ ऐसी ही है, ये फैल स्थिति रही है है, सही। विस्तार में घट रही है, इसकी गहराई। जिम्मेदारी होती युवा पीढ़ी की कि इस भाषा को संभाल के रखे। हमारी राष्ट्रीय जो धरोहर है भारत की हिंदी, कहते हैं कि हिंदी भारत की बिंदी है, भारत की हाँ शान हाँ, है, गौरव है, शान है। सम्मान है। आज भी है, आज भी जैसे हमारी एक माँ पहचान की बिंदी विदेशों में हिंदी होती है, बोलकर सबसे होती है। चमकती है माँ की एक बिंदी, वैसे हाँ भारत की भाषा हिंदी है। हाँ, इसकी खूबसूरती यही है। बिल्कुल। मैं बहुत-बहुत स्वागत करना चाहती हूँ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शब्दाक्षर के सत्येंद्र सिंह सत्य जी का बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर। गणेश प्रसाद जी का भी बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। रवीश पांडे जी, आपका बहुत-बहुत सभी का स्वागत है। सुधा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत है सुधा जी आपका इस कार्यक्रम में। बात हिंदी की हो रही है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक लेखक, एक विचारक और एक सामाजिक क्रांति का अग्रदूत होता है एक लेखक। आप एक आलोचक हैं, आप रचनाएँ करते हैं, लिखते हैं, आलोचनाएँ करते हैं। आपके विचार में एक लेखक का कर्म क्या होना चाहिए? समाज के लिए, देश के लिए, अपनी भाषा के लिए? देखिए, लेखक का कर्म, मैं कहूँगा, 2 तरह का होता है। एक तो वो जो कविता लिखता है, वो अपनी भाषा को
प्रश्न बड़ा गहरा है। एक लेखक को क्या करना चाहिए, तो उत्तर वही है, वही जो कर रहा है, यानी लिखना चाहिए। एक लेखक विचारक भी होता है। कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल। विचार को वो विचार के ही रूप में रचनाओं में प्रस्तुत करे। विचार को किसी पात्र में भी मूर्त कर सकता है वो। जी। चिंतक होता है, बिल्कुल होता है। चिंतन का वो सीधे सीधे कोई चिंतनात्मक लेख या गवेषणात्मक लेख ना भी लिखे, लेकिन उसके पात्रों की निर्मिति में या घटना या रचनाओं में कोई न कोई जीवन दृष्टि तो जरूर होती है, और उस वह विचार से निकली हुई होती है। जी। लेकिन जैसे आपने कहा कि साम्यवादी चिंतक, मैं ऐसा नहीं समझता। चिंतन का कोई भी दिशा हो सकता है, वह साम्यवाद से ही संबंधित रहे, ऐसी आवश्यकता या ऐसा जरूरी नहीं है। जी। सामाजिक क्रांति की धारणा से तो स्वयं प्रेमचंद असहमत थे। समाज में क्रांति लाई जा सकती लिखने से कम हिंदी के लेखक को यह भ्रम तो हरगिज नहीं होना चाहिए। हाँ, फ्रांस की बात हो तो अलग बात है, जहाँ फ्रांस इतने बड़े दार्शनिक होकर के भी जनता में लगभग बॉलीवुड के हीरो की तरह लोकप्रिय थे। वो समाज अलग होते हैं जहाँ साहित्य और जनता का इतना गहरा संपर्क होता है, इतनी गहरी संपृक्ति होती है। वहाँ साहित्य बड़ा एक प्रभाव डाल सकता है। जी। हिंदी का लेखक, मैं तो हिंदी भाषी समाज को ही कहता हूँ, जो अपने साहित्य से भी इतना कटा हुआ है, इतना दूर जी। है, उसमें लेखक कुछ लिख करके बदलाव ला देगा, ये तो खामख्याली है। लेकिन इसके मारे ऐसा नहीं कि उसे लिखना बंद कर देना चाहिए, वो तो उसका कर्म है। जैसे मैंने कहा, धारा अगर विपरीत जा भी रहो तो लड़ना हमारा फर्ज है। बिल्कुल। कहते नहीं, कोई निजात की सूरत नहीं रही न सही, दुष्यंत का शेर है। कोई जी। निजात की सूरत नहीं रही न सही, मगर निजात की कोशिश तो एक मिसाल हुई। तो बिल्कुल। लेखक अपनी कलम से ही संघर्ष कर सकता है, वो करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके लिखे का बिल्कुल असर नहीं पड़ता, लेकिन जी। वो दिख जाने लायक हो, विजिबल हो, ऐसा बहुत कम होता है। और हिंदी में तो इतना होना तो मुझे असंभव सा ही लगता है। साहित्य पढ़ता कौन है? जो उसे पढ़ने जाते हैं। यह समाज ही बहुत सिकुड़ा हुआ है। और साहित्य किसी समाज को एक साथ एड्रेस या संबोधित थोड़ी करता है, व्यक्ति को करता है। व्यक्ति को उसके उस रचना से संपर्क में आने पर या उससे गुजरते हुए उसके मन में, उसके दृष्टि में, उसके सोच में बदलाव हो सकता है। और यही काम साहित्य करता है, बहुत सूक्ष्म रूप से व्यक्ति का मानसिक परिष्कार या मानसिक परिवर्तन। व्यक्ति व्यक्ति से होता हुआ यह समाज के परिवर्तन में तब्दील हो जाए, ये बड़ी आदर्श स्थिति है। ऐसा कौन नहीं चाहता। लेकिन लेखक का कर्म है लिखना, और अपनी दृष्टि को आग्रहों से मुक्त रखना। ऐसा नहीं कि वो साम्यवादी हो जाए, ऐसा नहीं कि वो फलानावादी हो जाए। उसकी मूल चिंता मनुष्य की है, और मनुष्य के दुख दर्दों को यथासंभव पूर्वाग्रह से मुक्त रहते हुए वाणी दे सके, कह सके, यह उसकी मुख्य भूमिका है। दुख दर्द ही नहीं, अक्सर कोई शब्द बड़ा क्लीशे जैसा हो जाता है, वही बार बार बोला जाता है। आजकल तो जनवाद का जैसा फैशन है, हर जगह जनता का दुख दर्द, दुख दर्द। अरे साहित्य सिर्फ दुख दर्द को ही वाणी नहीं देता, खुशियों को भी, उल्लास को भी, बिल्कुल। हर्ष को भी वाणी देता है। स्वयं सही कहा। प्रेमचंद ने कई सी ऐसी कई कहानियां लिखी जिसको पढ़ते हुए आपको हंसी छूट जाएगी, और लग जाएगा प्रेमचंद या कोई सहानुभूति से या बड़ी तड़पते हुए कहानी नहीं लिख रहे हैं, उस हाँ। पात्र पर मजे ले रहे हैं वो। ऐसा तो रेणु भी बिल्कुल। करते हैं। क्योंकि जीवन का अनुभव तो सब सम्मिश्रण है हर भाव सब का। ऐसा नहीं कि हर हम सिर्फ दुख से ही गुजरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अगर लेखक आप नहीं लिखते सम्मिश्रण, तो आप अपनी लेखनी से, जिसको हाँ, कहते हैं ना कि गद्दारी कर रहे हैं, आप अपनी सोच से गद्दारी कर रहे हैं। प्रेमचंद की कहानी पंडित मोटेराम शास्त्री, भोज में गया हुआ है, बच्चों को उसने शक्ल बदल के, पत्नी को उसने मर्द का वेश बना करके, और किस तरह से उसकी भद उड़ जाती है, वो देख के मजा आ जाता। बस लगता है यहाँ प्रेमचंद एक पात्र के विद्रूप के जरिए बस वो एक उल्लास को, या कहते हैं व्यंग का भाव या हास्य का भाव, व्यंग भी जी। वैसा नहीं है, उसको वो व्यक्त कर रहे हैं। तो हर अनुभव को वाणी दे, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख दर्द ही उसका। ये जरूर है कि मनुष्य की यह साहित्य मूलतः करुणा से निकलता है, ये पुरानी साधना ही है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकलकर
आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यह कविता बड़ी अच्छी है, लेकिन जी। यही एकमात्र सत्य है ऐसा मैं नहीं मानता। हर तरह के मनोभावों के लेखक होते हैं, होने चाहिए। और लेखक को कभी-कभी ईमानदार होना चाहिए भावों से, ऐसा नहीं कि एक बोलते हैं ना टैग लग जाता है कि वो इस तरह का ही लिखता है। इन सभी चीज़ों से मुक्त होकर उन्हें हर भाव को दर्शाना ज़रूरी होता है, लिखना चाहिए। तभी वो इसलिए एक सफल और एक जिसको कहते हैं कि लेखक को लिखना सपने को चाहिए करने वाली ईमानदारी लेखनी बन से, जाती है उसकी। बिल्कुल ईमानदारी से, निष्ठा से लिखना चाहिए। पूर्वाग्रहों से रहित होकर लिखना चाहिए। किसी अन्य उपलब्धियों की लालच में या चिंता में इन सब बातों से मुक्त होकर लिखना चाहिए। तभी वो लेखक, तभी वो रचना सबसे जुड़ पाती है, जहाँ बिल्कुल, लेखक को अलग से जुड़ने का कोई आग्रह नहीं है। बिल्कुल। इन सब से ऊपर उठ के जो लिखता है, वही एक सफल लेखक या सफलता वही है लेखक की किसी की शब्दों को आत्मा में उतरना। ये नहीं कि उतार हम बहुत ऊँचाई छू चुके हैं और वो ऊँचाई हमारी सफलता है। आपके हुँ, शब्द अगर गहराई से किसी के मन में उतरते हैं या हम उस भाव में जब खो जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी सफलता होती है शब्दों की। हुँ। और वो सफलता लेखक की भी होती ही है। तो अ, बस मैं इसको अपने आलोचक की शैली में कहूँ, तो जी, लेखक को बिल्कुल। अपनी अभिव्यक्ति के प्रति, अपने शब्दों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यही उसके लिए सबसे बड़ी शर्त है। बाकी रचनात्मक प्रतिभा तो अपने को अभिव्यक्त करेगी ही। लेखक अगर बिल्कुल, चाह रहा है कि नहीं लिखूं, तो ऐसा भी नहीं है कि बिना लिखे वो रह लेगा। उसकी बेचैनी उससे लिख पा लेगी। बिल्कुल। और कोई जबरदस्ती लिखना चाह रहा है, तो जोर लगा के भी नहीं लिख पाएगा या उसमें कृत्रिमता आ जाएगी। बिल्कुल प्रतिभा सही का कहा। विस्फोट होगा, बस अभी ने अपनी अभिव्यक्ति के प्रति ईमानदार रहें, अपने शब्दों के प्रति ईमानदार रहें। ईमानदार है, अपने सोच के प्रति, अपने भाव के प्रति प्रति उनकी ईमानदारी बहुत ही ज़रूरी और अहम बात होती है। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ और इस मंच पर स्वागत करना चाहती हूँ अलका जी का। नमस्ते, बहुत-बहुत नमस्कार आपका। सुधा जी, ललित जी, बहुत-बहुत नमस्कार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हुए हैं बहुत देर से और साथ में जुड़ रहे हैं गणेश प्रसाद जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अ, बात हुई लेखकों की मानसिकता की, तो वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य में जो परिवर्तन आ रहे हैं या आए हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक आलोचक के हिसाब से आप? साहित्य में काफ़ी परिवर्तन आ हाँ, रहे हैं। मनुष्य जब बदल रहा है, तो मनुष्य आपकी जिसका विषय आलोचना है साहित्य, जी, तो एक साहित्य आलोचक में के हिसाब से आप किस तरह देखते हैं इसको, इस बात को? परिवर्तन तो होंगे ही, होने ही हैं। मनुष्य भी स्थिर नहीं है, समाज भी स्थिर नहीं है, प्रकृति तक स्थिर नहीं है, तो साहित्य कैसे जी, स्थिर रहेगा? तो परिवर्तनशीलता तो है, परिवर्तन रहेगा। हाँ, अब इस परिवर्तन को किस रूप में देखने से आशय है कि आप इनका स्वागत करते हैं या इसमें तब्दीलियां चाहते हैं या इसके प्रति असहमति रखते हैं, शायद यह। तो परिवर्तन कुछ स्वागत योग्य भी होते हैं, कुछ स्वागत के लायक नहीं भी होते हैं। मैं इसको थोड़े उदाहरणों से स्पष्ट करूंगा। जी, आज साहित्य ने उन क्षेत्रों को भी छुआ है जो अब तक उपेक्षित थे। उदाहरण के लिए जितने भी विमर्श हैं, वो इसी तड़प से तो उपजे हैं कि हमारी बात अभी तक सुनी नहीं गई थी। हुँ, दलित विमर्श में उनका यही आरोप है कि अभी तक हमारी बात हमारे मुंह से सुनी नहीं गई। हमारे लिए दूसरे लोग बोलते थे, लेकिन हमारी तड़प क्या है, ये सबसे प्रामाणिक रूप से हम ही बोल सकते हैं। तो सहानुभूति और समानुभूति का जो एक विवाद चलाया था राजेंद्र यादव जी ने, वो इसी बात पर केंद्रित था। स्त्री विमर्श में या अन्य विमर्श में वे सब वर्ग या वे सब कोने सामने आ रहे हैं जो अभी तक कम आते थे या अनछुए भी थे। तो साहित्य ने अपना दायरा बढ़ाया है, बिल्कुल स्वागत योग्य बात है। साहित्य ने अपनी स्वरूप में भी परिवर्तन किया है, कविता भी बदली है। तो सिर्फ कविता ही बदल के गद्य हो गया सो बात नहीं है। गद्य ने भी अपने आप को बदला है, उसके रूप में परिवर्तन आया है। उसकी किस्सा गोई जो प्रेमचंद के ज़माने में हुआ करती थी, उससे तो 60 के दशक में ही बदलाव आ गया था। आज उस दशक से भी आगे बढ़ते हुए हम और भी रूप बदलते आ जा रहे हैं। तो उसके स्वरूप में, उसके फॉर्म में, उसका जो रूपायन होता है, उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। और वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य में जो एक
परिवर्तन जो मुझे स्वागत योग्य नहीं दिखता, फिर वही बात है। काफ़ी सारे लेखक जो चर्चित भी होते हैं और कई तो पुरस्कृत भी हो लेते हैं, उनमें मुझे उसी अभिव्यक्ति के प्रति ईमानदारी नहीं या कम दिखाई देती है। फिर वही आलोचकीय भाषा में कहूँ तो अपने शब्द के प्रति निष्ठा। साहित्य जी, ऐसा लगता है उनके लिखने में साहित्य उनका लक्ष्य नहीं है, उपलक्ष्य है। इसके माध्यम से कोई और चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं। नाम हासिल सही। करना चाह रहे हैं, पद हासिल करना प्रसिद्धि, चाह रहे हैं, पुरस्कार हासिल प्रसिद्धि। करना चाह रहे हैं। तो ये उपलक्ष्य वाला पहले उपेक्षित रहता था, लेकिन आज के मीडिया ने और क्या कहते हैं ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, उसने हर तरह के साहित्य को, हर तरह के कचरे भी लिखे को सामने आने का मौका दे दिया है। एक तरह की बाढ़ सी आ गई है। इसमें जो सत साहित्य है और जो सत साहित्य नहीं है, इसका घालमेल बहुत हो गया है। आज अभिव्यक्ति की जो ईमानदारी की बात मैंने कही, ऐसा नहीं कि आज जी, नहीं है, बहुत सारे लोगों में है। लेकिन कहता नहीं, अगर सिंवार बहुत बढ़ गया हो तो उसके बीच में फूल का पौधा भी छिप जा रहा है घास में। तो कुछ ये स्थिति आई है साहित्य में भी। ये दुख की बात है। दूसरी बात जो मुझे ऐतराज की लगती है कि एक खास तरह के वाद का बोलबाला है। जी। उसे मैं जनवाद आपसे कहते एक क्षमा चाहती हूँ। हमारे हैं। राजेंद्र जी ने एक प्रश्न पूछा है आपसे कि आज बहुत से रचनाकार संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का, कठिन शब्दों का प्रयोग करने वाले को ही श्रेष्ठ रचनाकार मान लेते हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही सही मैं प्रश्न तो ये। मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी संस्कृतनिष्ठ रचना उन्हें मिली कहाँ। आज तो लेखक, आज तो आलोचक या लोग कहते हैं कि आज के लेखन में संस्कृत के प्रति विद्रोह का भाव है, आक्रोश का भाव है। जी, हम उर्दू के शब्द लेंगे, अप्रचलित शब्द भी लेंगे, बोलियों से शब्द लेंगे, विभिन्न भाषाओं से अंग्रेजी से तो लेंगे ही लेंगे। अंग्रेजी की तो सबसे ज्यादा मिलावट हो रही है हिंदी में। जी, जी, लेकिन संस्कृत के प्रति आक्रोश है, संस्कृत नहीं आना चाहिए। इस जमाने में उन्हें लग रहा है कि कुछ लोग संस्कृत निष्ठ को ही मानते हैं, तो ऐसी रचना है कहाँ। ऐसा नहीं कि जी, संस्कृत मिलाने से वो ऊंची हो जाएगी, लेकिन ये जी। प्रवृत्ति आज बहुत कम है। पर कुछ ऐसी लोग रचना आए। का क्या फायदा कि जो आम जनता तक आपकी सोच नहीं पहुंच पाए। इसमें मुंशी प्रेमचंद को ही हम ले लें तो उनकी रचना ऐसी होती थी कि आम एक साधारण सा इंसान भी छोटी सी छोटी बात को गहराई से समझ सकता था। हम ऐसे बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें अपनी जो विद्वता हम दिखाते हैं या जो भी रचनाकार, तो ये कहाँ तक सही है, आप मानते हैं इस बात को? मैं प्रेमचंद की ही एक कहानी का उदाहरण आपको दूंगा। उसका नाम है धोखा। और जी, वो धोखा सिर्फ शीर्षक नहीं है, पाठक को भी धोखा हो जाएगा कि ये भला प्रेमचंद की कहानी कैसी हो सकती है। जी, उसको पढ़ लीजिए तो आपको हरगिज नहीं यकीन, जब तक आपको ठोस सबूत न दिया जाए, आप मानेंगे नहीं कि प्रेमचंद लिख सकते हैं ऐसा। एकदम संस्कृत निष्ठ, इतना रूमानी। उसमें कर गए थोड़े दिन की प्रीत एक तारे पे गाती हुई एक प्रेमिका जो भक्तिन बन गई है वो गुजरती है। ऐसा रोमानी बोध तो प्रेमचंद में है भी नहीं। कई बार लेखक अपने व्यक्तित्व से ही पलायन करने की कोशिश में ऐसी चीजें करता है। लेकिन देखिए, मूल बात सरल भाषा आसान भाषा का नहीं है। मूल बात है जिस चीज को आप रच रहे हैं उसके अनुकूल भाषा का। रेणु के पात्र अगर ग्रामीण समाज से आते हैं तो इसमें संस्कृत में शब्द हो नहीं सकते। लेकिन बिल्कुल सही। प्रसाद जी के पात्र अगर पौराणिक पृष्ठभूमि से आते हैं तो पौराणिक या ऐतिहासिक या प्राचीन भारत के पात्र अगर आते हैं तो उसको आप इस क्या कहते हैं आम फाहम भाषा का जो एक हमने मान हम पाल लिया है उसमें कैसे कहेंगे। अब आकाशदीप की रचना, पुरस्कार की रचना, उनकी कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की, जी, इनकी रचना तो प्रेमचंद की भाषा में नहीं कर सकते। तो कथ्य अपने अनुसार भाषा की मांग करता है। कथ्य के प्रति फिर वही मैं कहता हूँ, अपनी अभिव्यक्ति के प्रति ईमानदारी और शब्द के प्रति ईमानदारी का एक बड़ा आयाम है मेरी समझ में। वह यह है कि जैसा पात्र जैसा परिवेश उसके अनुकूल भाषा लिखना। इसके अंदर संस्कृतनिष्ठ हो या नहीं हो इसकी बड़ी कम लचीलापन होता है। कुछ शब्दों के जी, मामले में कह सकते हैं कि हाँ ये नहीं करते तो ये कर देते तो अच्छा रहता, लेकिन समग्रता में कथ्य खुद अपनी भाषा का चयन करता है और लेखक का या रचनाकार का उसके प्रति वैसी ही भाषा में रचने की आवश्यकता होती है।
लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि आज कोई पौराणिक पात्र बिल्कुल उर्दू कथ्य के जरिए या प्राचीन भारतीय पात्र जब इस्लाम नहीं आया था तो उनको उर्दू मिली हुई भाषा में दिख रहा हो। लिखेगा भी तो एक दूसरे प्रभाव की सृष्टि के लिए, जैसे राजा राधिका रमन सिंह करते हैं। जी कुछ दूसरा ही उसमें रचते हैं वो, उसके अंतर्गत एक लय ले आते हैं, उसके अंतर्गत एक भाषाई सौंदर्य रचने की कोशिश करते हैं। अभिव्यक्ति ऐसी कोई सीधी सपाट नहीं होती कि बोला और समझ लिया। कृति की भाषा सिर्फ पात्र के बारे में कहने के सिवा भी बहुत कुछ करती है, उस पूरे प्रभाव को रचती है। और जी भाषा के मामले में ऐसा सोचना कि तत्सम होना चाहिए या तद्भव होना, एक तरह का सरलीकरण है। अब मुझे राजभाषा में कोई बात कहनी है, ऑफिस की भाषा में है, तो उसी के तकनीकी शब्दों को लेना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपका पत्र मिला, ये सरकारी भाषा में लिखा जाता है। आम बोलचाल की भाषा तो चिट्ठी है। जी क्या हम लिखें आपकी चिट्ठी मिली, पत्राचार शब्द हिंदी पत्राचार का प्रतिशत, क्या हम कह सकते हैं हिंदी चिट्ठी पत्री का प्रतिशत? चिट्ठी पत्री तो अपने जनता की बोलचाल की भाषा है। लेकिन नहीं, उस राजभाषाई या उस सरकारी या उस औपचारिक परिवेश में वैसे ही शब्द चाहिए जो उसके परिभाषिक शब्दावली का अंग बन चुके हो। तो जब राजभाषा में ये गुंजाइश नहीं है तो लेखक अपने रचना कर्म में इतनी छूट कैसे ले सकता है? उसे अपने पात्र, परिवेश, कथानक के अनुसार, कथ्य के अनुसार ही भाषा का चयन करना पड़ता है। वही असली समझ है। और तत्समता बनाम तद्भवता का जो एक विवाद चला दिया गया है, मुझे लगता है यह एक तरह का सरलीकरण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा भी और आपके शब्दों का प्रयोग भी सच को कहीं ना कहीं छूती है। और बनावटी अगर हम किसी लेख को या किसी कोई भी कहें कविता या कहानी या कथाएं, तो इसमें शब्दों का जो भारी भरकम हम प्रयोग करते हैं, तो वो वो लेख या कुछ भी हमारे समक्ष जो आता है, वो अपना भाव कहीं खो देता है। फिर हम शब्दों में ही उलझ के रह जाते हैं, भाव से निकल जाते हैं, बिखर जाते हैं। और अब लेखन तो जैसे मैं उदाहरण दूं श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी, जी भाई उस जी पर जी कोई तत्समता का आरोप तो नहीं लगाएगा, लेकिन क्या वो सपाट भाषा है? क्या अभिधा में कही जाने वाली भाषा है? पग पग पर अलंकार भरे पड़े हुए हैं। पहली ओपनिंग लाइन उसका, शहर का किनारा जिसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। महासागर तो तत्सम शब्द है, एक अलंकार के साथ इसका प्रयोग हुआ है। पाठक को ठहर कर इसका अर्थ समझना पड़ता है। ऐसी आसान बनाम कठिन भाषा का मामला सिर्फ तत्सम तद्भव से नहीं होता है, सही कई चीजें उसमें होती है। एक ट्रक खड़ा था जिसका देखकर लगता ही था इसका जन्म सड़कों से बलात्कार करने के लिए हुआ है। उससे एक जीप आई खड़ी हुई, उससे एक अफसर नुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर निकले। अब आपको रुकना पड़ेगा, उस अभिव्यक्ति की गूंज पूरी समझ आप धड़धड़ा के पढ़ते हुए नहीं कर सकते। मैं नहीं सही मानता वो एक आसान भाषा का उदाहरण है, यद्यपि वो तत्सम ठहराव है। होता है, इसलिए ठहराव लाना कथ्य, पड़ता है। मैं फिर वही कहता हूँ, कथ्य अपने अनुरूप भाषा की मांग करता है और लेखक की ईमानदारी उसी में है कि भाषा का उसी अनुरूप प्रयोग करे। आप इन दिनों फिलहाल आइन हिस्ट्री अली की पुस्तक द हेरेटिक का अनुवाद का कार्य कर रहे हैं। तो ये अनुवाद का कार्य जो होता है, एक भाषा से दूसरे भाषा में जाती है जब कोई भी अभिव्यक्ति या अनुभव या उसके सारे एहसास, तो कैसा ऐसा नहीं लगता आपको कि हम जब एक भाषा से दूसरी भाषा में कुछ कहना चाहते हो तो उसके सारे कुछ एहसास कहीं खो जाते हैं? ऐसा क्या आप कहेंगे इस अनुवाद के? अनुवाद एक बड़ा ही कठिन कर्म है। जी दो भाषाएं होती हैं, सिर्फ अर्थ मिलते हों ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। अर्थ तो मिलते ही नहीं है। हर शब्द की एक अपनी छवि, अपने क्या कहते हैं वातावरण होता है। जी जो छवि या जो वातावरण पत्र में है वो चिट्ठी में नहीं है, लेकिन जो वातावरण पत्र में वो लेटर में भी नहीं है। और लिखे हुए को एक भाषा से दूसरी भाषा में लाते समय उस अवरोध को पार करना पड़ता है। मैं नहीं मानता कि अवरोध हर समय पार कर लिया जाता है, एक तरह का समझौता अनुवादक को करना ही पड़ता है, लेकिन उसके उन सीमाओं के भीतर बहुत अच्छे अनुवाद होते हैं।
अनुवादक मैं कहूँ तो बड़े अच्छे अनुवाद से विद्यार्थी जीवन में मेरा जो पहला पाला पड़ा था, जो मेरे नोटिस में आया था, ध्यान में आया था, जी, मेरे जी। गुरु हुआ करते थे श्री बालेंदु शेखर मंगल मूर्ति, जो डॉक्टर शिवपूजन सहाय के पुत्र हैं, अभी भी जीवित हैं वे। अंग्रेजी के प्राध्यापक हुआ, उनका एनिमल फार्म का सुअरबाड़ा के रूप के नाम से अनुवाद हुआ था, और बड़ा अच्छा, मुझे कभी लगा ही नहीं कि इसको पढ़ने में समझने में कहीं कठिनाई होती है। यद्यपि जब मैंने अंग्रेजी के कुछ उसके नमूने देखे तब लगा कि क्या चुनौती रही होगी। तो मैंने कुछ शौकिया अनुवाद किए, जैसे अब जैक लंदन मेरे बड़े प्रिय लेखक हैं। एक तो कठिन जीवन, प्राकृतिक कठिनाइयाँ, कठोर स्थितियाँ, उनमें आदमी के जीने का संघर्ष, ये थीम मुझे अलग से बहुत क्या कहते हैं प्रिय है। तो जैक लंदन मेरे प्रिय लेखक है। बाद में जब अंग्रेजी में भी कुछ पढ़ने और समझने की क्षमता आ गई तो जैक लंदन के पूरे वर्क्स को नहीं, लेकिन सेलेक्टेड स्टोरीज मैंने जरूर मंगाई, उसकी पढ़ी। तो कुछ कहानियों का अनुवाद भी किया था, जैसे द लॉ ऑफ लाइफ, कीश द सन ऑफ कीश, छिटपुट। उनको मैं ज़्यादा उल्लेखनीय इसलिए नहीं कहूँगा कि मेरा इसका परिमाण कुछ ज़्यादा है। अयान हिर्सी अली की जो किताब जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये कोई साहित्यिक कृति नहीं है। हेरेटिक का अर्थ भी ऐसा होता है जो जिसका विश्वास उठ चुका हो, धर्मद्रोही न कहें तो धर्मच्युत, या धर्म उदासीन हो गया या दूर गया हुआ, ये इसका अर्थ होगा। जी। उन्होंने मुख्यतः क्या, उनका विषय, वो मूलतः सोमाली मूल की रही हैं, मुस्लिम रही हैं, अभी भी मुस्लिम ही हैं, लेकिन अपने उस जीवन से उनको भागना पड़ा। नीदरलैंड में सहारा लिया, नीदरलैंड के हॉलैंड में, नीदरलैंड में शायद, वहाँ लिया, वहाँ की वो एमपी भी बनी। फिर बाद में उनको अपने लेखन के कारण, अपने विचारों के कारण वहाँ भी से भी निकलना पड़ा, और अमेरिका ने आश्रय दिया, जो मुझे लगता है आज भी दुनिया में उदार विचारों का या तरह तरह के विचारों का सबसे बड़ा शरण स्थल है अमेरिका। उनकी किताब यह इस्लाम पर ही आधारित है। इस्लाम की जो विसंगतियां हैं, मोहम्मद साहब का जीवन जो रहा है, और कुरान में वे जो धर्मादेश आए हैं, आदेश के रूप में आए हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, और आज के ज़माने में भी इस्लाम के अंतर्गत औरतों का जो सब्जुगेशन है, या उसको क्या कहें, उनको दबाया जाना है, उनकी जो वंचनाएं हैं, डिप्राइवेशंस हैं, उस पर भी लगातार लिखती रही हैं। स्त्री अधिकारों के लिए वो संघर्षरत रही हैं। जी। पश्चिमी समाज में फेमिनिस्ट बहुत हैं, उनको अपने बड़े उदार समाज में ही लड़ना पड़ा है, लेकिन हिर्सी अली के संघर्ष के सामने उनका संघर्ष कहीं ठहरता नहीं। आज भी लड़ रही हैं वे। उनकी किताबें, फिर बाद में वो किताब भी, अब संजोगी कहिए कि मैं कलकत्ते पुस्तक मेले में घूमता घूमता लगा कि बड़ी अच्छी किताब सी, कुछ पन्ने पलटे तो लगा तो अच्छा है, फिर पढ़ना चाहिए। फिर पढ़ा मैंने, फिर बाद में पता किया तो लगा कि बड़ी बहुत ही नामी है, बल्कि विश्व की जो इस्लाम के श्रेष्ठ जानकार हैं, और दुनिया के जो बड़े चिंतकों में अभी वो गिनी जाती हैं, अयान हिर्सी अली। तो हेरेटिक मुझे बहुत प्रिय लगा कि इसको हिंदी पाठकों के सामने भी आना चाहिए। इतनी बिल्कुल। स्पष्टता से और इतनी हिम्मत से लोग कहते नहीं, हिंदी में थोड़ा लल्लो चप्पो की परंपरा अधिक है, सबको अच्छा लगे ऐसा ही कुछ कहो। इसमें सत्य की बड़ी उपेक्षा हो जाती है, और सत्य ऐसी चीज है जिसका हजार कोयले के बीच में भी हीरे की तरह उद्घाटन होना चाहिए। जितनी भी गुदड़ियां हों उन्हें फाड़ कर निकाल कर गुदड़ी के लाल की तरह, सत्य को लाल की तरह निकाला जाना चाहिए। अपने जीवन पर खतरा झेलते हुए भी आज भी हिंसी अली लिख रही हैं, और हेरेटिक उनकी वो किताब है, उन्होंने आत्मकथा भी लिखी है। हेरेटिक वो किताब है जो अन्य से थोड़ा अलग है और अपने आप में संपूर्ण है। उसमें इस्लाम का धर्म ग्रंथ और उसके जो प्रणेता हैं, उसके दोनों के जीवन के बारे में समीक्षा है, या आलोचना है, या उस पर चिंतन है, और वर्तमान स्थिति के लिए क्या चीज जिम्मेदार है, उसका बड़ा खुला विश्लेषण है, उदाहरणों के साथ, घटनाओं के साथ, संदर्भों के साथ, और संदर्भों की पूरी सूची कहाँ से उन्होंने लिया, ये स्रोत। इतना प्रामाणिक लेखक बड़ा है, तो मुझे लगा ये हिंदी में आना चाहिए, तो उसका मैं अनुवाद कर रहा हूँ। लेकिन वही अनुवाद, एक तो मेरे लिए ये पार्ट टाइम जॉब है, मुख्य काम तो मेरा राजभाषा का है, समय कम मिलता है, तो समय जी। लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हिंदी में आए, और इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। क्षमा चाहती हूँ, मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ अलख निरंजन जी का, सुमित जी का, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र जी, नमस्कार आपको।
गणेश जी बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस संस्था के संस्थापक अ, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप जुड़े हुए हैं और इस ऐसा एक मंच दिया जहाँ पे हम ऐसे साहित्यकारों को, रचनाकारों को और आप जैसे राजभाषा के जो हित में काम कर रहे हैं उनसे जुड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत आभार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। साथ ही जुड़ी हुई है वंदना जी, बहुत बहुत आभार। एस के मिश्रा जी, बहुत आभार। आप सभी को सादर प्रणाम। जुड़े रहें, हम बहुत सारी बातें सुन रहे हैं डॉक्टर वरुण कुमार से। सर, पाठकों या दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं चलते चलते? पहले तो आज जो के जो पाठक युवा दर्शक, हाँ, साहित्यकार हैं, आपकी तरह जो आलोचक, आने वाले आलोचक मैं कह सकती हूँ, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो जो यहाँ जुड़े हुए हैं अभी इस कार्यक्रम से, उनके उनके लिए आभार कि वो हैं जुड़े हुए और सुन रहे हैं। दूसरी कि मैं माफी चाहती हूँ सर, एक सेकंड। सभी आपको सादर प्रणाम कर रहे हैं, वंदना जी ने प्रणाम कहा है। बातचीत के दौरान मैं देखना भूल गई थी, माफी चाहती हूँ वंदना जी, माफी मैं चाहती हूँ। जिनका मैंने कमेंट्स पढ़ा नहीं और नहीं, बातचीत में इतने खो चुके हैं हम कि ऐसी बातें, ज्ञानवर्धक बातें सुनने को बहुत कम एक मौका खोना नहीं चाहते दर्शक भी और मैं भी। तो बहुत माफी चाहती हूँ अगर कोई गलती हो गई, मैंने किसी का कमेंट्स नहीं पढ़ा तो। आपको सभी प्रणाम कह रहे हैं कमेंट्स में, चूंकि आप वार्तालाप के साक्षात्कार के दौरान आप कमेंट्स देख नहीं पा रहे, मैं देख पा रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, श्रोताओं और दर्शकों का। तो आपका क्या संदेश है हमारे आ, हाँ, राजेंद्र जी कह रहे हैं डॉक्टर आदरणीय वरुण जी से बहुत कुछ इस वार्ता से सीखने को मिला। बिल्कुल, हम भी सीख रहे हैं। रण कुमार विजय जी कह रहे हैं बहुत ही सार्थक चर्चा, बहुत ही खूबसूरत। दर्शक हमसे कुछ प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, डॉक्टर वरुण हमसे जुड़े हुए हैं, हम जरूर पूछेंगे आपके मन की बात। तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं हमारे युवा आलोचकों को और जो रचनाकार हैं, साहित्यकारों को, आने वालों को? अरे नहीं, मैं इतनी बड़ी हैसियत का नहीं हूँ कि आज के आलोचकों को या लेखकों को संदेश दे सकूं। बिल्कुल, आपका जो एक तो अनुभव है वही एक अपने आप में एक जिसको कहते हैं कि संदेश ही मिलेगा, और मुझे भी। संदेश तो जरा भारी भरकम शब्द है, लेकिन फिर भी आपके ही शब्द को स्वीकार एक करते जो हुए सिर माथे पर। समाज को आप क्या एक वो देना चाहते हैं? समाज से आप क्या कहना चाहते हैं? कह सकते हैं मेरा युवा समाज। अभी मेरा विषय जो अभी भाषा और साहित्य से जुड़ा है, सर, इसी आप के अभी भी संदर्भ में कहाँ टिप्पणी करूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछ रहे हैं आपसे कि आप कहाँ सेवारत हैं अभी? अच्छा, मैं अभी गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग है, उसी के अंतर्गत है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। यह जी। संस्थान सरकारी कर्मचारियों को हिंदी भाषा का और हिंदी टाइपिंग वगैरह का प्रशिक्षण देने का काम करता है। तो यह जी। पूरे अखिल भारतीय जो तंत्र इसका फैला हुआ है, उसका मैं यहाँ पर प्रमुख हूँ, निदेशक के रूप में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में। तो ये मेरा पद है और ये मेरा अभी फिलहाल जो मेरा कार्य है यहाँ पर, यह प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ। ओके, हाँ, बहुत ही जिनका जो प्रश्न तो क्या कहना चाहेंगे? रही बात आपके प्रश्न की, तो प्रश्न नहीं, एक समाज हाँ को जी, एक आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका क्या? भाषा से हमारा समाज, हिंदी भाषी समाज, वैसे जी। अन्य भाषा भाषी समाजों में भी यही स्थिति है। मुझे दक्षिण में भी 4 साल रहने का मौका मिला है, आंध्र प्रदेश में। कलकत्ते या बंगाल में तो बहुत दिन रहा हूँ, मेरा जीवन का अधिकांश हिस्सा वहीं बीता है। इसको देखते हुए पहले तो अपने इस हिंदी भाषी समाज से हमारी भाषा कटती जा रही है, या भाषा से हमारा समाज कटता जा रहा है। शिक्षा माध्यम से हिंदी उठ रही है। लोगों के, आप किसी के घरों में जाइए, विद्यार्थियों के जो ताखे या ताले या रैक या जो भी कह लें, टेबल पे कोर्स की किताबों के साथ साथ एक आध हिंदी पुस्तकें भी दिख जाती थी, भले वो चतुरसेन शास्त्री की हों या प्रेमचंद की हों या रेणु की हों या मोहन राकेश की, जिसकी भी दिखती थी। आजकल नहीं दिखती। आज साहित्य से भी हमारा समाज कटता जा रहा है। उसके अन्य कारणों के साथ साथ एक बड़ा कारण ये है कि हम इस भाषा से ही कटते जा रहे हैं। इसके लिए जो परिवर्तन आ रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का वर्चस्व एक अकेला बहुत बड़ा कारण है। जैसे
कहते हैं कारखाना लगता है तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति का लगाया हुआ कोई यंत्रों का जमघट है, ऐसा नहीं है। कई लोगों को रोजगार देता है, कई परिवार पलते हैं, उसकी वजह से पूरा शहर बस जाता है, कितने व्यवसाय उठ खड़े होते हैं, वो अर्थव्यवस्था में योगदान देने लगता है। एक विद्यालय अगर अंग्रेजी माध्यम में तब्दील होता है तो उस आसपास की आबादी से हिंदी को काटता है, उनके परिवारों से हिंदी को काटता है, उस हिंदी के प्रकाशकों को काटता है, हिंदी के किताबों, हिंदी के रचनाकारों को भी काटता है। आज शिक्षा माध्यम में अंग्रेजीकरण से हिंदी से अलगाव या हिंदी से भाषा के प्रयोग से और साहित्य से तो और भी ज़्यादा दूर जाना घटित हो रहा है। यह बहुत ही दुखद है। मेरा कोई इस मामले में संदेश यह है कि भले भाषा माध्यम स्कूल की ना परिवर्तित कर सकते हो, किंतु अपने भाषा से लगाव तो रखें। बिल्कुल, बंगाली समाज भले अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता हो, लेकिन बंगला के साहित्यकारों को, उनकी उक्तियों को, उनके रविंद्र को, संगीत को जानता है। जरूरी बिल्कुल। नहीं कि सिर्फ शिक्षा में किताब में पढ़कर ही वो भाषा सीखे। हिंदी भाषी समाज इसकी कोशिश भी नहीं करता, ये तो करना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी तड़प और मेरा सबसे बड़ा संदेश इसी बात का है, भाषा से जुड़े। रही बात साहित्य की, लिखना लिखे, मैंने कहा तो था, लिखने को एक आदत न बना लें कि बस आदत बस लिखे चले जा रहे हैं। परिमाण बढ़ाना है, कम कहें, कीमती कहें। दुर्भाग्य से हिंदी बहुत में बहुत लिखे बगैर नाम नहीं होता। जी, अंग्रेजी में चेतन भगत ने पहली उपन्यास छपा तभी से नामी हो गए, जी, और आज भी बहुत उन्होंने लिख दिया हो ऐसा नहीं है। उनके मुझे लगता है 7-8 उपन्यास होंगे या 10 होंगे। हाफ गर्लफ्रेंड के बाद एक इधर हाल में किताब आई, यही मैं जानता हूँ। तो 7-8 या 10 किताबों के रचयिता होंगे। हिंदी के लेखकों के पास जाइए तो 20-30 रचनाएं लिखे हुए हैं और कोई नाम नहीं है। इसके लिए बहुत कुछ यह समाज भी जिम्मेदार है, और बहुत कुछ कुछ न कुछ लिखना ही है। लिखते रहो भैया, यह प्रवृत्ति भी जिम्मेदार है। तभी लिखें, इसको कहते हैं तभी कहूँगा जबकि अभिव्यक्ति मुझे विवश कर दे। वाह! बहुत कठिन खूबसूरत बात कही आपने। कठिन है कभी कर्म, कठिन है कभी कर्म, न सिर्फ एहसास करने में, बल्कि उस एहसास को भी जज्ब करने में। अनुभवों को आत्मसात करें, विचारों से जांचें, देखें, अपनी दृष्टि तय करें और तब लिखें। कम लिखें, भीड़ बढ़ाना जरूरी नहीं है, लेकिन जो अनमोल है उसे लिखें भी जरूर। नहीं लिखने से वाणी कुंठित हो जाती है। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। आलस में बहुत कुछ जो लिखना चाहता था नहीं लिखा, लेकिन वो एक दूसरा मामला है। तो मुख्यतः 3 बातें: अपनी भाषा से जुड़ें, अपने बच्चों को जोड़ें, नई पीढ़ी वही बच्चे तो ही हैं, अपने बच्चों को जरूर जोड़ें। सिर्फ भाषा से ही नहीं, भाषा और संस्कृति के अन्य अन्य कलाओं से भी जोड़ें। मुझे दुख होता बिल्कुल, था कि भारतीय भाषा परिषद जो कलकत्ते की संस्था है, वहाँ संगीत का कार्यक्रम होता था तो कोई हिंदी का विद्यार्थी नहीं दिखता था। मैं मुदियाली में रहता था, बगल में रवींद्र सरोवर है, वहाँ डोवरलेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होता था, मैं जाता था सुनने के लिए रात रात भर। हिंदी का विद्यार्थी, जो कि अब प्रोफेसरों के आसपास जो मंडराते दिखते थे, वो शायद ही कोई दिखता है। हमारे शहर में, हमारे समय में, मुंगेर का मैं रहने वाला, इसी सावन के महीने में झूले का कार्यक्रम होता था। उसमें कितने ही साथी दिखते थे जो हिंदी के एमए या बीए के विद्यार्थी होते थे, अन्य विषयों के विद्यार्थी होते थे, संगीत भी सुनते थे। मेरा खुद साहित्य एक गहरा मित्र जो है वो साहित्य का विद्यार्थी है, एमए प्रथम श्रेणी में हिंदी उसने पास की है, वो बहुत बढ़िया तबला वादक है। कलाओं से भी लगाव कम है, जुड़ाव कम है हिंदी भाषी समाज में। एक ओवरऑल या समग्र रूप में कहें तो एक सांस्कृतिक रूप से ही उदासीनता का माहौल है। यह नहीं होना चाहिए। भाषा एक बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ कहना सुनने का मामला नहीं है। भाषा से संस्कार जुड़े होते हैं, भाषा में परंपराएं बसती हैं, भाषा में संस्कार बसते हैं, भाषा में इतिहास बसता है, भाषा में भविष्य भी बसता है। भाषा से जुड़ेंगे तो बहुत कुछ से जुड़ेंगे। अपने आप से जुड़ेंगे, अपनी पहचान से जुड़ेंगे, अपनी मिट्टी से जुड़ेंगे, अपनी हवा से जुड़ेंगे, अपनी पानी से जुड़ेंगे। तो पहली बात, अपनी भाषा से जुड़ें। और लेखकों के लिए कि लिखें तो महत्वपूर्ण लिखें, इसकी कोशिश लिखें करें, कम लिखें, बढ़िया लिखें, यह कोशिश करें। साहित्य आपका लक्ष्य हो, उपलक्ष्य ना हो। यही मैं कहना चाहूँगा।
बहुत खूबसूरत बात कही। आपके संदेश जो है, आप जो दर्शकों और श्रोताओं को, आने वाले युवा रचनाकारों को, आलोचकों को आपने जो बातें बताई, जो जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में मैं कहना नहीं चाहूँगी बॉटम लाइन, बहुत खूबसूरत कहा कि कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो ये सीखने वाली बात थी। अनुभव ही जीवन में बहुत कुछ सिखाता है और आपने सारे अनुभव आज उड़ेला है इस साक्षात्कार के माध्यम से श्रोताओं पे, दर्शकों को, हमें, मुझे भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, सीखना बाकी है, लोग भी सीखेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात की आपने, लोगों को एक संदेश, एक ये माध्यम बना हमारा शब्दाक्षर का कि हम लोगों तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, आप लोगों का अनुभव पहुंचा रहे हैं, जो आने वाले समाज को एक नया रूप दे सकता है, जरूर देगा। मुझे विश्वास है कि जरूर देगा, क्योंकि हर बात कविता पे आके रुकती है ऐसी नहीं है। कुछ अनुभव भी होते हैं जो बिना लिखे, बिना पढ़े होते हैं और उनका माध्यम होता है खुद व्यक्तित्व, वो व्यक्ति होता है। और शब्दाक्षर इस जो ये साक्षात्कार का एक माध्यम जोड़ा है आप लोगों से जुड़ने का, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ हमारे राष्ट्रीय संस्थापक और इस शब्दाक्षर संस्था के अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप जी का, जिन्होंने एक साक्षात्कार का एक स्वरूप बनाया, एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जिससे कि हम आप जैसे महान मनीषियों से जुड़ रहे हैं और उनका अनुभव अपने, जिसको कहते कलश में भर रहे हैं। श्रोताएं भी सीख रहे हैं, दर्शक भी सुन रहे हैं, श्रोता भी सुन रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं आपके अनुभवों को। बहुत बहुत आभार डॉक्टर वरुण, आप हमसे जुड़ने का। शब्दाक्षर आपका बहुत बहुत आभारी है संस्था। बहुत बहुत आभार आप सभी का, हमारे दर्शकों का। मैं भी आभार प्रकट करना चाहूँगा पहले तो नीता जी का कि उन्होंने इतनी मेहनत की और इतने सवाल मुझ पे दागे हैं और उत्तर झेले भी हैं। और जो श्रोता यहाँ जुड़े हैं उनका आभार कि उन्होंने मेरी बातें सुनी, उसमें सार को गही रहे थोथा दे उड़ाई, जो उसमें सार की बातें लगेंगे उसे मिले उसे जरूर रख लेंगे। और बाद में भी जो श्रोता या दर्शक इससे जुड़ेंगे उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और शब्दाक्षर ने मुझे जो यहाँ पर आपके रूबरू होने का मौका दिया है उसके लिए मैं शब्दाक्षर की संस्था के प्रति ही, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनको भी धन्यवाद क्या कहूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और संस्था ने जो मुझे आपके सामने आने का, अपनी बातें कहने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नीता जी, धन्यवाद हमारे दर्शकों। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का जो हमसे जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। डॉक्टर वरुण की बातें सुनी। सुनना तो बहुत दूर की बात है, सबसे बड़ी बात है सीखना। आप अगर कुछ हम अनुभव सीखते हैं और अपने जीवन में उस अनुभव को ढालते हैं तो वही एक सफलता की कुंजी बन जाती है हमारे जीवन में। हमारे साथ कोलकाता रंगमंच के बहुत बड़े एक कलाकार प्रताप जायसवाल जी भी जुड़े हैं, जो आपको सुन रहे हैं, और मेरे बड़े भाई भी हैं, वो मेरे पिता समान है वो। कोलकाता, हाँ जी, कोलकाता एक कहते हैं ना रविन्द्रनाथ की दुनिया है, गुरुदेव की, और एक कलाकारों की पूरी ही एक शहर कह सकते हैं हम इसको, कोलकाता को। तो बहुत बहुत आभार आपका, आप भी कोलकाता से, हम भी। तो बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर वरुण, हमसे जुड़ने का। भविष्य में हम आशावादी कि हम आपसे फिर जुड़ेंगे और आपके अनुभवों को किसी प्रश्न की, जो कहते हैं ना, गोली डालकर बाहर निकालेंगे। तो ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी बातें निकालने के लिए कुछ प्रश्न बनाने पड़ते हैं ताकि आप हमें वो सारे कुछ उड़ेले हमारे ऊपर और हम उससे सुन के बहुत कुछ सीखें। तो बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने का, दर्शकों का, श्रोताओं का, और आपका भी डॉक्टर वरुण। शुभ रात्रि, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार अनामिका जी, शुभ रात्रि, धन्यवाद आपको। शुभ रात्रि।